हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ल्यूशन पब्लिकेशन का, जो आपको यहाँ पे वीडियो बनाया जा रहा है वन लाइनर फैक्ट का, उसका 21 वाला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में देखने वाले हैं अल्टीमेटली। तो हम लोग चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और हम इसको देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी। गुप्त साम्राज्य का जो उदय था वो आपका थर्ड सेंचुरी के आसपास हुआ था। ये आपका दिख रहा है यहाँ पे थर्ड सेंचुरी के आसपास, और जो प्लेस है वो प्रयाग है। प्रयाग के पास में जो कौसंबी नाम की जगह है, वहां पे गुप्त साम्राज्य का जो है उदय हुआ था। इनके अगर हम संस्थापक की बात करेंगे तो ये श्रीगुप्त हैं, जो कि इसके संस्थापक हुआ करते थे। और इनके जो संस्थापक हैं, उनके जो उत्तराधिकारी थे वो घटोत्कच थे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये घटोत्कच जो थे वो इनके उत्तराधिकारी थे श्रीगुप्त जी के। और जिनके अगर हम समय काल की बात करेंगे तो 280 से 320 के आसपास का इनका समय काल रहा है। और जो इस वंश के जो सबसे प्रतापी राजा जो रहे हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इनका जो समय काल रहा है वो 320 पे ये गद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने लिच्छवी जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किया, और महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने क्या की, ग्रहण की। तो आपके एमबीपीएससी के प्रीलिम्स में और वनडे एग्जाम्स के प्रीलिम्स में जनरली ये आपसे पूछ लेते हैं कि महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी। तो ये हमें पता होना चाहिए अल्टीमेटली कि महाराजाधिराज की जो उपाधि है वो आपके जो गुप्त वंश के जो पहले गुप्त वंश के जो महान सम्राट थे, उन्होंने क्या की थी, धारण की थी। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम जो महान सम्राट थे, उन्होंने 320 में जो महाराजाधिराज की उपाधि थी उसको इन्होंने क्या किया था, टाइटल को एक्सेप्ट किया था। ठीक है। उसके बाद गुप्त संवत की हम लोग बात करेंगे तो 319 से लेकर 320 के आसपास जो है वो गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी, जिसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट ने की थी इसकी उपाधि, जो इसकी जो शुरुआत थी उसको किया था। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी थे वो समुद्रगुप्त थे, जो कि अपने आप में बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर या सो कॉल्ड हम लोग बोले शासक थे, जिन्होंने 335 के आसपास में 9 आर्यवर्तों के 9 शासकों को और दक्षिण के 12 शासकों को इन्होंने हराया था। और इन्हें हराने की वजह से विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये आपसे प्रश्न बन सकता है कि विंसेंट किसने भारत का नेपोलियन किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। तो ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ये आपको पता होना चाहिए किसने, विंसेंट स्मिथ ने। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था, इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है। और इसमें अश्वमेघकर्ता और विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे 3 और उपाधि आपके सामने आई, अश्वमेघकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इन्हें कविराज भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें, कविराज। और परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त था। कौन था भाई, प्रथम गुप्त शासक कौन था, समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने परम भागवत की उपाधि जो है वो उसको धारण किया था। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते में हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त विष्णुगुप्त का उपासक थे। किसके थे, विष्णु के उपासक थे। जो कि हम जैसा कि हमने देखा कि समुद्रगुप्त जो थे वो विष्णु के उपासक थे। तो ये वैष्णव धर्म को स्टार्टिंग में मानते थे। यह बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे। और इसका अनुमान हमें जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पे इनकी बीड़ा वादन करती हुई बीड़ा वादन करते इन्हें दिखाया गया है, जिससे हमें मालूम चला है कि ये संगीत प्रेमी थे। और इनके जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। कौन थे दरबारी कवि इनके, हरिसेन थे। और ये हमें इलाहाबाद के प्रसिद्ध जो लेख है उसमें उससे हमें पता चला है। इनके जो उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त के, वो कौन थे, चंद्रगुप्त II थे, जो 380 में राजगद्दी पर बैठे। कब बैठे, 380 में राजगद्दी पर बैठे। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। कौन आया था, फाहियान आया था। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था, वो कौन था, फाहियान था। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त II ने चांदी के सिक्के बनवाए थे। शकों पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसके बाद इन्होंने चांदी के सिक्के छपवाए। उसके बाद शाप चंद्रगुप्त II का जो राजकवि था चंद्रगुप्त II के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के केंद्र हुआ करते थे। चंद्रगुप्त II के समय में कौन विद्या के केंद्र कौन से हुआ करते थे, पाटलिपुत्र और उज्जैनी हुआ करता था। ऐसी कुछ अनुसूचियों के अनुसार हम लोग देखते हैं कि चंद्रगुप्त II के दरबार में 9 विद्वान थे, या जिसको हम कह लें ये 9 ज्वेल्स हुआ करते थे। ठीक है। तो 9 ज्वेल्स जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। इन 9 ज्वेल्स में अगर हम लोग देखें तो जो प्रोमिनेंट थे वो थे आपके कालिदास। संभवतः ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं के दरबार में हुआ करते थे, लेकिन इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। इस वजह से हम लोग ये नहीं कह सकते कि कालिदास इनके दरबार में थे या नहीं थे। अब इनके अलावा अगर हम लोग देखें तो धर्मंत्री भाई, ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद हम देखें छापक, ठीक है, छापड़ा, ये पहले ज्योतिषी विज्ञान थे। उसके बाद अमर सिंह, उसके बाद बेताल भट्ट, उसके बाद घटक पर, उसके बाद बारहमिहिर, उसके बाद खगोल विज्ञानी एवं
वर रुचि जैसे विद्वान हुआ करते थे। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा कि इनके दरबार में 9 ज्वेल्स हुआ करते थे, जैसे अकबर के समय में भी हुआ करते थे, तो यहाँ पे भी इस तरह की जो आपके विद्वान थे वो हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद चंद्रगुप्त II का जो संधि विग्रह सचिव जो था वो कौन था? वीरसेन। ठीक है, शिव का मतावलंबी था, जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया। क्या कराया? एक गुफा का क्या निर्माण कराया। ठीक है, वीरसेन क्या थे? व्याकरण, न्याय मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक महान कवि हुआ करते थे। तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपके ये लोग थे ये बड़े ही प्रकांड पंडित थे। और वीरसेन की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके व्याकरण के, न्याय मीमांसा, शब्द का प्रकांड पंडित भी थे। इसके बाद हम लोग जो देखते हैं, चंद्रगुप्त II का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम जो थे वो चंद्रगुप्त II के उत्तराधिकारी थे, और गोविंद गुप्त भी थे, या गोविंद गुप्त जिनको हम कह लें, मतलब जो कुमारगुप्त को ही गोविंद गुप्त के नाम से कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी थे। नालंदा की बात करेंगे तो कुमारगुप्त के समय में ही इसकी स्थापना की गई थी, नालंदा की। और इनके जो उत्तराधिकारी थे वो थे स्कंदगुप्त। ठीक है, जिन्होंने गिरनार पर्वत और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था या पुनरुद्धार कराया था। ठीक है, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तो यहाँ पे आपसे वन लाइनर फैक्ट में ये बात पूछी जा सकती है कि किसको सौराष्ट्र का गवर्नर, स्कंदगुप्त ने किसको सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया था? तो पर्णदत्त ने बनाया था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। हूणों का आक्रमण भाई स्कंदगुप्त के समय में शुरू हो गया था, और ये सबसे ज्यादा प्रताड़ित उस समय पे स्कंदगुप्त जो थे वो हूणों से रहे थे। और इनका जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त इनका अंतिम शासक था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई हम देखें तो देश हुआ करती थी। देश हुआ करती थी, जिसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोपना। उसके बाद इनकी अगर दूसरी प्रादेशिक इकाई देखें तो भुक्ति हुआ करती थी, जिसमें जिसका जो शासक हुआ करता था वो ओब्रिक हुआ करता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसमें प्रमुख विषयपति होता था। कौन होता था? विषयपति इसमें प्रमुख होता था। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या होता था? दंडपाशिक। क्या होता था? दंडपाशिक कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो अधिकारी हुआ करता था वो। और उसके साथ पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट भाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाट भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी, जिसपे ये लोग शासन किया करते थे। और ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया क्या होता था? ग्रामीण कहलाता था। ठीक है, एवं अन्य सदस्य को महत्तर कहते थे। क्या कहते थे? अन्य सदस्यों को महत्तर कहा जाते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इनके अलग अलग से जो विभाजन थे उसको हमने देखा। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? पैठ कहा जाता था। ठीक है, ग्रामों की जो छोटी समूह होती थी, इकाई होती थी, उसको पैठ कहा जाता था। गुप्त शासक में कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक उल्लेख मिला। गुप्त शासक जो थे कुमारगुप्त, उनका एक दामोदरपुर का एक ताम्रपत्र मिला था, जिससे इन्हें बिक्री संबंधी अधिकारियों के बारे में वहां पे मिला। और 1/4 और 1/6 ये लोग भूमि कर लेते थे। इस प्रकार से उसमें वो था। अगर हम क्षेत्र की बात करें, आर्थिक उपयोगिता के आधार पर हम भूमि को देख रहे हैं, जिसमें क्षेत्र मतलब कृषि करने योग्य, वास्तु मतलब बसने योग्य, चारगा मतलब पशु लोग वो चारा को, जिसको वो लोग भूमि को उपयोग करते थे अपने चारे के रूप में, उसको कहा जाता है। सिल की अगर हम बात करें, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं थी, मतलब जिसको जोता नहीं जा सकता था। और उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े तो ऐसी भूमि जो जंगली हुआ करती थी उसको क्या कहा जाता था? अपरहत। क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था उसको। अब हम गुप्तकालीन अगर मंदिरों की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जिनको MPPSC या आपकी जो वनडे एग्जाम्स हैं वो बहुत ज्यादा पूछते हैं। इसमें विष्णु मंदिर है जो कि तिगवा जबलपुर में है। दूसरा शिव मंदिर है जो कि भूमरा नागौद मध्य प्रदेश में है। तो आपको ये दिख रहा होगा गुप्तकालीन जो मंदिर हैं वो लगभग मध्य प्रदेश में ही ज्यादातर पाए गए हैं। अगर कुछ दो को छोड़ दें हम जो उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं, तो पार्वती मंदिर की बात करेंगे तो नायना कुठार मध्य प्रदेश में है। 10 अवतार मंदिर की बात करेंगे तो देवगढ़ ललितपुर के पास में है, ये जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। शिव मंदिर की बात करेंगे तो खो नागौद में है। तो आप देख सकते हैं नागौद में शिव मंदिर 2 हैं जो कि गुप्तकालीन है। भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर की बात करेंगे हम तो भीतर गांव में कानपुर के आसपास है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो हमने देखा कि जो कि कुछ प्रमुख जो मंदिर हैं वो गुप्तकाल के इस प्रकार से हैं। सिंचाई के लिए ये लोग राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। क्या करते थे? सिंचाई के लिए वो राहट और घंटी यंत्र का प्रयोग करते थे। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तो भाई आपसे ये पूछा जा सकता है गुप्त काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा? वो आपका कौन था? उज्जैन था।
गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं छपवाई, तो भाई ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं छपवाई। और मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। क्या कहते थे? दिनार कहते थे। ठीक है। कायस्थों के बारे में हमें यज्ञ बल्लकत स्मृति से पता चलता है, और हमें जो कास्ट होते हैं उनका सर्वप्रथम वर्णन जो हमें मिलता है वो ऊष्णम स्मृति से मिलता है। आपके जो श्रीवास्तव और ये लोग हुआ करते हैं, कायस्थ उन्हें कहा जाता है, उनको ऊष्णम स्मृति से हमें पहली बार पता चलता है। यज्ञवल्क्य स्मृति से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। विंध जंगल में ऐसा कहा जाता है कि सबर जाति के जो लोग हुआ करते थे वो देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है। पहली बार अगर हम सती प्रथा की बात करें तो 510 के आसपास में एरन अभिलेख से हमें पता चला है, जो कि सागर के आसपास है। उसमें पता चला है कि कोई भोजराज नाम का जो व्यक्ति था, उसके मरने के बाद पत्नी के सती होने के प्रमाण मिले थे। ठीक है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली जो महिलाएं हुआ करती थी उनको गणिका कहा जाता था। और वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुट्टनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के थे? तो भाई ये प्रमुख होता है आपका जो गुप्त सम्राट थे वो जनरली वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और उन्होंने इसे राज धर्म बनाया। क्या बनाया था? गुप्त राजाओं ने इसको राज धर्म बनाया था। विष्णु का वाहन क्या था? गरुड़ था। गुप्तों का राजचिन्ह था, जो कि गुप्तों का राजचिन्ह हुआ करता था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अविशेष कहाँ से मिले हमें? देवगढ़ जिला ललितपुर से हमें मिले हैं। ठीक है। कहाँ से मिले हैं? देवगढ़ जिला ललितपुर से मिले हैं। ठीक है। का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित था। कहाँ पे था ये? बेतवा नदी के तट पर स्थित था हमारा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट आपके गुप्ता से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे, और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे हम देखते हैं अजंता की अगर गुफाओं की बात करें तो कुल 29 गुफाएं वर्तमान में से 6 ही बची हैं जिसमें से, और जिनमें 16वां और 17वां गुप्तकालीन है। देखिए, तो आपसे पूछा जा सकता है गुप्तकालीन कौन कौन सी गुफाएं अजंता में, तो वो 16वीं और 17वीं हैं। इनमें से 16वीं में उत्कीर्ण मार्सन राजकुमारी का चित्र है। भाई राजकुमारी का चित्र है, प्रशंसनीय है जो कि चित्र। और 17वीं में क्या है? 17वीं के चित्र में आपको चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बौद्ध के जन्म, जीवन, महाविनिष्करण, महापरिनिर्वाण घटनाओं के बारे में हमें उससे जानकारी मिलती है। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म की अगर हम बात करेंगे तो बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित है। ये अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित हैं। ठीक है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा की अगर हम बात करें तो बाघ की गुफाएं हैं, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के धार जिले में है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे एमपीपीएससी जनरली 2 वर्ड्स में इसके बारे में पूछ चुका है। ठीक है। और हम लोग आगे देखेंगे तो इस तरह से हमें मालूम चलेगा। और प्रीवियस ईयर्स में हम लोग देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको पता है लूसेंट से ही जनरली एमपीपीएससी मेंस के भी क्वेश्चंस आजकल प्रीवियस आपका जो मेंस हुआ है उसमें भी पूछा गया है इस प्रकार से। जैसे आपके एक काजी हुआ करता था, उसके बारे में पूछा गया था। उसका नाम आपके मेडिवल समय में जो हुआ करता था उनके बारे में पूछा गया था। ऐसे ही कई ऐसे प्रश्न बनते हैं जिनसे हमें हमारी जो एमपीपीएससी है वन लाइन फैक्ट्स आपके यहीं से पूछ लेती है, और जनरली हमें उत्तर उतना ही देना होता है, बट हम फिर भी बहुत सारी चीजें लेके अपने मार्क्स को बंटवा लिया करते हैं। गुप्त काल में एक और हम लोग अगर लेखक की बात करें तो विष्णुगुप्त जी थे, जिन्होंने पंचतंत्र को लिखा, जो कि बाइबल के बाद सबसे ज्यादा जाना गया ग्रंथ था, जिसमें इसको 5 भाग में बांटा गया। पहला मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाश, अपरीक्षा का कार्यत्व। ठीक है। इन्होंने इस प्रकार से इसको 5 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है। बाइबल के बाद आर्यभट्ट की अगर हम बात करेंगे, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है। क्या लिखे? सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में वास्तविक कारण बताया। आर्यभट्ट पहला वो भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा के ऑब्जेक्टिव में कि पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक कौन था और किसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो ये किसने बताया? आर्यभट्ट ने बताया। और आर्यभट्ट जी के बारे में प्रीवियस मेंस में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग 12 मिहिर की अगर बुक की बात करेंगे तो बृहद संहिता के बारे में हमें नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भौतिक भूगोल के विषय पर चर्चा की। 12 मिहिर की जो बुक थी पंच सिद्धांत, बृहजक और लघु जातक की रचना भी की। ठीक है। 12 मिहिर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर थे, उन्होंने भी काफी अपना अहम योगदान दिया है हमारे इतिहास में। ब्रह्मगुप्त की अगर हम बात करेंगे कि ये भी एक महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे। उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी, देखिए यहाँ पे उसने यह घोषणा करके न्यूटन के सिद्धांत की पूर्व कल्पना कर ली थी। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी की तरफ गिरती, मतलब ये ग्रेविटेशन की बात की जा रही है
कि जिस प्रकार से जो ग्रेविटेशन हुआ करता था और ग्रेविटेशन की वजह से किस प्रकार से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आके नीचे गिरता है, उसके बारे में पता ब्रह्मगुप्त ने पहले ही लगा लिया था। उसके बाद गुप्त काल में अगर हम पलकर्ण ने पशु चिकित्सा का हस्या आयुर्वेद नाम का एक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने आपने जैसे पलकर्ण ने पशु चिकित्सा के ऊपर लिखा था। नवीनित कम की रचना गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र, उपचार और विधियों के बारे में पता लगाया गया। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। पुराणों की अगर हम लोग देखें कि वर्तमान रूप की जो रचना की गई थी गुप्त काल में की गई थी। ऐतिहासिक परंपराओं में ऐसा उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजों की क्या थी? राजकीय भाषा थी। तो भाई आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है गुप्तों की जो सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी वो कौन सी थी? वो संस्कृत थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्के छपवाए गए जिन्हें रुप्यका कहा गया। क्या कहा गया? रुप्यका। यज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई। मंदिर बनवाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। तो देखिए मंदिर बनवाने की कला जन्म कब से हुआ? गुप्त काल से हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ है। ठीक है। गुप्त काल में शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को भाई इन्होंने दान देना प्रारंभ किया। इसमें ग्रामों को भी इन्होंने अनुदान में दिया। तो भाई ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम भाई ब्राह्मणों को दान देना या मंदिरों को दान देना किसने प्रारंभ किया? तो वो गुप्त काल में किया गया था। गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमें जैसे पता है कि यहाँ पे 9 ज्वेल्स हुआ करते थे। तो ये जो 9 ज्वेल्स हुआ करते थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं। ठीक है। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छ कटिकम या माटी के खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वैश्या का प्रेम वर्णित था। क्या था? एक निर्धन ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण था और उसको वैश्या से प्रेम हो गया था, उसके बारे में वर्णन है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति की अगर हम बात करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी के बारे में प्रथम भारतीय रचना है। क्या है? पहली भारतीय रचना है ये, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। ये देखिए आप, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जो पहली ऐसी कौन सी रचना थी कि जिसको यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था, तो वो थी अभिज्ञान शकुंतला। ठीक है। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। दूसरी रचना कौन सी है? भागवत गीता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें पता चलता है। और ये सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो गुप्त काल का जो पीरियड था वो हमारे लिए बहुत स्वर्ण युग का समय था। ठीक है। तो ये हमने इस प्रकार से देखा कि हमारे लिए इस प्रकार से महत्वपूर्ण था। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं बाकाटक। ठीक है। हम लोग देखते हैं बाकाटक राजवंश के बारे में, जो कि हमारा 22वां पॉइंट है। ठीक है। तो बाकाटक अगर हम लोग राजवंश की बात करेंगे तो वो कब, उसकी स्थापना 255 में हुई थी, जिसमें विंध्य शक्ति नामक एक व्यक्ति ने की थी। किसने की थी? विंध्य शक्ति नामक एक व्यक्ति ने की थी। इसमें पूर्वज सतवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। कहाँ के थे? बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। ठीक है। उसके बाद विंध्य शक्ति के पश्चात उनके पुत्र आए, जिसका नाम था प्रवरसेन फर्स्ट। ठीक है। जिन्होंने 275 से 335 ईस्वी का शासक हुआ। बाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था। बाकाटक वंश का वह अकेला ऐसा शासक था जिसमें सम्राट की उपाधि धारण की। क्या की? बाकाटक का सिर्फ एक ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। क्या किए? 4 अश्वमेध यज्ञ। तो भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो आपके विंध्य शक्ति के जो आपके पुत्र थे, जो बाकाटक के अकेले ऐसे प्रतापी सम्राट थे, उन्होंने क्या किए? 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो यहाँ पे आपके अश्वमेध यज्ञ की बात करेंगे तो हम पुष्यमेध शुंग के समय में हुए, फिर आप ये देखिए यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो हमें इससे पता चलता है प्रवरसेन के पश्चात बाकाटक साम्राज्य 2 शाखाओं में बट गया, 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। ये आपको दिख रहा है, देखिए 2 पार्ट में बट गया प्रवरसेन के बाद। प्रधान शाखा तथा बासीय मतलब बरसगुल्म शाखा। ठीक है। बरसगुल्म शाखा या बासीय शाखा कहा जाता है। दोनों शाखाएं समानांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के राजा जो थे वो रुद्रसेन फर्स्ट थे। कौन थे? प्रधान शाखा के रुद्रसेन फर्स्ट थे। प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल था। क्या था? गुप्ता का संरक्षण काल। प्रवरसेन तृतीय 41 से 400 के आसपास रूल करते थे। ठीक है। उसके बाद नरेंद्र सेन पृथ्वी सेन द्वितीय थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती, ये देखिए
आप अगर वाकाटक में जाएंगे तो भाई इन्होंने भी संधियां की, जिससे इनके भी साम्राज्य के विस्तार हुए। इन्होंने विवाह संधियां की जिसमें प्रभावती, वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया। तो आपने देखा इन्होंने वाकाटक जो नरेश थे रुद्रसेन तृतीय उनसे विवाह किया। वाकाटक का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त II ने इस संबंध को स्थापित किया। क्या किया इन्होंने? इस संबंध को स्थापित किया। ठीक है। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। ठीक है। चूंकि उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन अवयस्क थे। ठीक है। तो आपने देखा कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई विवाह के कुछ समय बाद, और उसके जो दोनों पुत्र थे वो छोटे थे, दिवाकर और दामोदर। अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला और यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल रहा। ठीक है। प्रभावती के संरक्षण काल के बाद उसका कनिष्क पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से उसके जो पिता थे उसके मरने के बाद रुद्रसेन द्वितीय, उसके मरने के बाद इस प्रकार से जो दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय थे उन्होंने उस पूरे शासन को संभाला, और शासन को संभालने के साथ में वो इस प्रकार से पूरे आगे अपने वंश को लेके गए। उसके बाद पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों का प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय आपके वाकाटकों का क्या था? प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। किसके हाथ में चला गया? वसीम शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वसीम शाखा के वाकाटकों की बात करेंगे तो स्थापना इनकी हुई थी 330 में। इसके सम्राट कौन थे? प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन। कौन थे? प्रवरसेन के जो छोटे पुत्र थे वो सर्वसेन थे। उसने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है। वत्सगुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले के आधुनिक वासिम में, महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वसीम में स्थित थे। वसीम शाखा के राजा सर्वसेन, बिंदशक्ति द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415, 475 से 510 के बीच में रहे। हरिसेन वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। हरिसेन क्या था? वसीम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। ठीक है। वाकाटक वंश के राजा कौन थे? प्रवरसेन द्वितीय। कौन थे? प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। क्या की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने क्या की थी? मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। तथा सर्वसेन ने क्या किया था? हरि विजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की लिखा था। संस्कृत में वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में ही हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपसे पूछा जा सकता है कि विदर्भी शैली का पूर्ण विकास किन राजाओं के समय में हुआ? तो वो आपके वाकाटक नरेशों के दरबार में इसका पूरा विकास हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय के लिए प्रवरसेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया। वहां उन्होंने कुछ सेतुबंध का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। तो भाई कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, क्योंकि हमें पुख्ता प्रमाण इस चीज के नहीं मिले हैं, इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने माना है कि जो आपके कालिदास जी थे, चूंकि उनके चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि हुआ करते थे, वो उनके यहाँ रहे और उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया, साथ में एक महाकाव्य लिखा जिसको हम मेघदूत के नाम से जानते हैं। वाकाटक नरेश में ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव और विष्णु की अनन्य उपासक थे। ठीक है। तो ये शिव और विष्णु को मानते थे। वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रद देव ने नचना के मंदिर का निर्माण किया। क्या किया भाई? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो पृथ्वीराज सेन द्वितीय थे उन्होंने के सामंत थे जो व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण कराया। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार और 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार से हमने ये देखा वाकाटकों के जितने भी जो वंश हुए उसके बारे में हमने जानकारी अर्जित की। और अब हम आगे बढ़ते हैं आपके 23 पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए
राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें से आपके मैत्रिक, उसके बाद मुख्य, उसके बाद पुष्पभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख कहलाए। इन राजवंशों में पुष्पभूति वंश के शासक ने सबसे विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। किसने किया? पुष्पभूति वंश के शासक ने सर्वप्रथम विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। पुष्पभूति वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पुष्पभूति था। इनकी जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? थानेश्वर। कहाँ पे थी? थानेश्वर पे। ठीक है, हरियाणा प्रांत की कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकरण इस वंश के स्वतंत्र जन्मदाता था। प्रभाकरण कौन था? प्रभाकरण इनके इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली क्या था? शासक था। प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जैसी सम्मानजनक उपाधियां इन्होंने धारण की। प्रभाकरण की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र थे, जिसमें राजवर्धन और हर्षवर्धन प्रमुख थे, और इनकी एक बहन थी जिस बहन का नाम था राजश्री। राजश्री की शादी हो गई थी कनौज के जो मोखरी राजा थे उसके राजा के ग्रहवर्मा से। मालवा के जो नरेश थे देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार दिया। मारने के बाद उनकी बहन को बंदी बना लिया, राजश्री को। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, जिसके बाद फिर देवगुप्त के जो मित्र जो नरेश थे, गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से भाई राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? शैव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। इन्होंने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। ठीक है, राजवर्धन की मृत्यु हो गई थी 606 में। 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठे। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हो गई। चीनी यात्री हुआनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। चीनी यात्री जो थे हुआनशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए। हुआनशांग को यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हुआनशांग यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ता था और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। तो देखिए, आपको हर्षवर्धन के समय में पूछा जा सकता है कि कौन आया था, तो आपका हुआनशांग आया था और हर्ष को पुलकेशिन II ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। हर्ष ने 641 में चीन में दूत भेजा। 643 से 645 तक 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बौद्ध के दंत अभिषेक बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य की अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुआनशांग के मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रय प्रदान कर दिया। तो वह पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, हर्ष के समय में नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र हुआ करता था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह हुआ करता था। तो देखिए, आपको पता चलेगा कुंभ के मेला के बारे में कि हर्ष के समय से लगभग प्रारंभ हुआ था, लेकिन ये प्रति 5 वर्ष में होता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? आयोजित होता था, उसे महामोक्ष परिषद कहा गया। और हुआनशांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुए। क्या हुए? 6वें समारोह में कौन? हुआनशांग खुद भी सम्मिलित हुए थे। बाण भट्ट जो थे वो हर्ष के दरबारी कवि हुआ करते थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक रचनाएं की। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की। तो देखिए, हर्ष ने क्या किया? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद की रचना की। कहा जाता धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये 3 नाटक लिखे थे। देखिए भाई, आपको ये चीज यहाँ पर मालूम चली, ऐसा कहा जाता है कि हर्ष से धावक नाम का जो कवि था उसने पैसे लेके ये किताबें लिखी और हर्ष का नाम करा दिया। हर्ष अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया। ठीक है, लेकिन ना ही ये कट्टर हिंदू था और ना ही ये सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शाखा को महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री का सचिव या आमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांतों में भुक्ति कहा जाता था। प्रांतों को प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। ठीक है,
हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द कहा जाता था। प्रांतीय शासक के लिए क्या कहा जाता था? लोकपाल शब्द कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में किया गया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिलों की संज्ञा दी विषय, जिसका प्रधान विस्पति के होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई, मतलब ग्राम का शासन